नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन, जहां पर आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको लेकर हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है अवेयरनेस क्रिएट करना है। और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मंजू, जो डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर है। मैम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसे कि अभी मैंने बात की कि हर साल ये साप्ताहिक तौर पर मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है, तो क्या कारण है इसका और क्या ज़रूरत महसूस हुई स्तनपान वीक मनाने की? गवर्नमेंट की बहुत सारी कोशिश रहती है कि हर बच्चा जो इस धरती पे जन्म लेता है उसको दी बेस्ट केयर मिले, ताकि वो उसका जो राइट है, एक बच्चे का राइट है, उसको वो राइट मिले। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सोचते हैं बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद ये पाया गया है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं या नहीं कर सकती हैं, एंड उसका जो नुकसान है वो बच्चा पूरी उम्र भुगतता है। तो ये बात की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाना एंड बच्चे को अपना राइट देना एंड मदर्स को इस बारे में अवेयर कराना, यही मोटिव है गवर्नमेंट का, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जी डॉक्टर मंजू, अगर हम बात करें तो हर बार एक अलग थीम रखी जाती है इस विषय को लेकर, तो इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग सही समय पर हर बच्चे को मिले, इसका दायित्व सिर्फ एक माँ पर नहीं है, हर एक पर है। हर कर्मचारी जो उसका देखभाल कर रहा है, फैमिली हो, हस्बैंड हो, उनके मदर इन लॉ हो, एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टू दिस। जी जैसा मैम अभी आपने बात करी कि जो ये ब्रेस्ट फीडिंग है इसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे पर पूरी ज़िंदगी पड़ता है, तो क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? और ख़ास तौर पर बात की जाती है जो शुरू का 1 घंटा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में आप बताएं। जी, इस बार की थीम के साथ साथ हमें ये भी बोला गया है कि ये बात प्रमोट किया जाए, ensuring breastfeeding in the first 1 hour of birth in cesarean और नॉर्मल, क्योंकि दोनों तरह के, भले वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, विद इन 1 आवर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कितना महत्वपूर्ण है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको हम पहला टीकाकरण भी कहते हैं। जो बच्चे को ये टाइम पर मिल जाता है, उसमें जो दूध है उसमें ऐसी जिसको कहते हैं बेनिफिट्स हैं जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन या उसका बच्चे का इम्यूनाइजेशन के बराबर ही है। वो हमारे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि उसमें किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शंस को लड़ने की क्षमता हो जाती है। प्लस वही चीज़ें वो अप्रोप्रिएट मात्रा में है कि बच्चे को जितना चाहिए उसी मात्रा में वो सारे गुण उस दूध में हैं। जी, जैसे अभी आपने यहाँ मैम बात कही कि अगर सिजेरियन है तो बहुत से केसेस में सी सेक्शन केस भी रहते हैं कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर भी क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा सकती है? बिल्कुल करानी चाहिए विद इन 1 आवर। तो उसमें जो ओटी में स्टाफ होता है वो उसको हेल्प करता है या उसको बच्चे को अटैच करने में हेल्प करता है। जी, जैसे मैम अभी अगर हम बात करें कि 1-1.5 साल से जो एक स्थिति बनी हुई है देश में कोविड को लेकर, तो इसमें क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है और किन बातों का एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, या अगर हम कहें किस तरह की गाइडलाइंस हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं कि कोविड के दौरान भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इसमें ये मिला नहीं है कि इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन है इस वायरस का। तो बच्चे को एंड मोरओवर जो बेनिफिट्स ब्रेस्ट फीडिंग के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि बच्चे को अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है लड़ने की इम्यूनिटी भी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कहते हुए भी एट द सेम टाइम हम ये भी बोलते हैं कि कोविड बिहेवियर या कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। दैट इज़ मदर को अपने हाथ धोने चाहिए बार बार, अपने ब्रेस्ट को साफ करना है बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, मास्क डालना है। ये चीज़ें जो आम हम हर कोविड बिहेवियर के लिए कह रहे हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल हैं। जी, तो डॉक्टर मंजू, अगर बाय चांस अगर मदर को कोविड का टीका लगा, पहली बात तो ये कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है क्या वो कोविड का जो टीका है वो ले सकती है या नहीं, और अगर उसने लिया हो तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं या नहीं? बिल्कुल, वो टीका भी ले सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती हैं।
जी, जैसे डॉक्टर मैं जो भी हमने बात की थी बीमार को लेकर कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस स्थिति में क्या किया जाए? जी, अगर बच्चा बहुत बीमार है और वो सक नहीं कर पाता या दूध नहीं पी पाता, या फिर वो प्री मैच्योर है या उसका वेट इतना कम है कि वो उसमें वो एबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है दूध पीने की, ऐसे केसेस में हम उसको एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे देते हैं। जी। मतलब जो माँ का दूध है वो निकाल के फिर उसको अलग से पिला देते हैं। जी। लेकिन देते उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क ही है। लेकिन जैसे आपने अब बात कही कि दूध बच्चे का निकाल कर यानी माँ का निकाल कर दूध रख लिया जाता है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? कितने समय तक उसे स्टोर कर सकते हैं या उसे गर्म कर सकते हैं या क्या उसमें रहेगा? जो माँ का दूध हम ऐसे एक्सप्रेस्ड करके रखते हैं उसको 6 to 8 आवर्स आप रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो। जी। एंड गर्म करने के लिए इसको हम डायरेक्टली गैस पे गर्म नहीं करते हैं। गर्म पानी करके उस गर्म पानी में कटोरी में दूध डाल के रख सकते हैं, जिससे कि वो उतना वार्म हो जाएगा जो बच्चा पी सकता है। जी। सेकेंडली अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आप उसको 72 आवर्स भी रख सकते हो। जी, तो यहाँ पर तो डॉक्टर मंजू हमने बात की थी बच्चे के बीमार होने की, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि माँ ही बीमार है तो क्या किया जाए? तो भी यही बात लागू होती है कि उसका माँ का दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को अलग से पिला दिया जाए। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि वैसे हम प्रमोट करते हैं कि माँ और बच्चा एक साथ ही रहे। जी। हम किसी भी कारणवश इनको अलग नहीं करना चाहते हैं राइट फ्रॉम बर्थ। लेकिन कई स्थिति में अगर माँ बहुत बीमार है और उसको अलग रखना पड़ता है या बच्चा इतना बीमार है कि उनको अलग किया जाए, तो भी हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क ही करते हैं। बहुत ही अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो वी हैव मिल्क बैंक्स जहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर वो भी सब काम नहीं करता देन द लास्ट ऑप्शन इज एनिमल मिल्क। डब्बे का दूध हम फिर भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो एनिमल मिल्क में जैसे आपने बात कही तो उसमें किस तरह का दूध दिया जा सकता है? गाय का दूध ही ज़रूरी रहता है या अगर ना मिले तो उस स्थिति में थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बताएं। ये जो एनिमल मिल्क हम कहते हैं क्योंकि इसका प्रोपोर्शंस होता है कि कितनी मात्रा में हमने पानी देना है या फुल मिल्क देना है या शुगर मिलाना है। ये जब भी कोई माँ को ऐसा देना पड़े इट शुड बी विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। वही एग्जैक्ट मात्रा कितना देना है, कितने समय में देना है, किस मात्रा में देना, वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर मंजू क्या ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हैं एक वर्किंग वुमेन जैसा कि एक बात करते हैं, चलो घर में मदर है, स्वस्थ है, वो बच्चे को फीड करा सकती है, लेकिन जो वर्किंग वुमेन रहती हैं उनके लिए थोड़ी एक दुविधा की बात इसमें रहती है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी, इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाना है। जी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहां आपने पॉइंट आउट किया है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने हम उसको और कोई भी तरह का पदार्थ नहीं देंगे, ओनली ब्रेस्ट मिल्क मदर का दूध देना है। जी। तो वैसे तो हमारी जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स हैं उसमें 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव हर मदर को मिलती है। जी। तो जिसके कारण वो अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है और मदर को जाना पड़ जाए जहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएगी वो, तो वो जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है वो निकाल के रख सकती है और घर में जो भी लोग हैं वो बच्चे को उस समय टू समय उस दूध से पिला सकते हैं। जी। क्योंकि वो 6 to 8 आवर्स आप वैसे भी रख सकते हो। जी, तो जैसा कि मैम वर्किंग वुमेंस की हमने बात करी, आपने कहा कि 6 महीने तक का वैसे तो पीरियड होता है कि एक मदर को मिलता है, तो उसके बाद का यानी कि क्या सिस्टम रहता है कि बच्चे को किस तरह का फिर खाना खिलाया जाता है? जी, उसके 6 मंथ्स के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, वीनिंग ऑफ हो जाता है बच्चे का। लेकिन द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज़ कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years। मतलब 2 साल तक उसको दूध माँ का दूध पिलाना है, लेकिन साथ ही साथ उसको और आहार देना भी ज़रूरी है। जी। क्योंकि यही एक टाइम होता है जहाँ पर बच्चा जो मैल न्यूट्रिशन में जाने का खतरा होता है। जी। अगर उसको सही वीनिंग ना हो तो वो जो डिफरेंट फूड्स हैं, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जब किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाती है तो उसको एक MCP कार्ड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। उस कार्ड में पूरा विस्तृत रूप में लिखा होता है कि किस महीने में बच्चे को क्या चीज़ें दी जा सकती हैं और कितनी मात्रा में। जी। तो ये मेरा सबके साथ एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस भी मदर के पास MCP कार्ड है
उस कार्ड को समय टू समय जिस महीने का बच्चा आपका हो गया उस हिसाब से खोल के उसमें ज़रूर पढ़ें कि उसको क्या खाने दे सकते हैं। जैसे कि दाल देते हैं, खिचड़ी देते हैं, मैश्ड फ्रूट्स देते हैं, तो वो लेकिन हर एज के हिसाब से आप जैसे जैसे फूड्स ऐड ऑन करते हैं, पहले आप कम नंबर ऑफ फूड से स्टार्ट करते हो, फिर फूड्स ऐड करते हो, फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ाते हो जी। तो वो सारा डिटेल उस कार्ड में होता है। यानी ऐसा नहीं रहता कि इसका कि आमतौर पे देखा जाता है कि चलो बच्चा 6 महीने का हो गया, अब इसे चावल का पानी दे दो या इसे दाल का पानी दे दो, तो अगर उसे अगर सीक्वेंस में रखना ज़रूरी है क्योंकि फिर बच्चे को वो पचाना भी ज़रूरी है। एंड सेकेंडली वो जो चावल का पानी या दाल का पानी नहीं देना होता है, वो फुल देना होता है जी। लेकिन वो कितनी मात्रा, क्योंकि ओवर फीडिंग का भी एक अपना नुकसान है एंड वो बच्चे का हर एक लेवल पे कहाँ मैश देना है, कहाँ फुल फूड देना है, कहाँ उसको फैमिली फूड के साथ हिस्सेदार बनना है जी। वो सारी चीज़ें उसमें बड़े डिटेल्ड में दिया गया है जी। जैसे डॉक्टर मंजू आपने यहाँ पर बात की ही कि अगर बच्चे को खाना शुरू कर दिया गया है 6 महीने बाद, फिर भी बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, लेकिन अक्सर ये देखने और सुनने में आता है कि जब बच्चा ऊपर से खाना शुरू कर देता है तो माँ के दूध में वो असर नहीं रहता, कि उसे कोई फ़ायदा नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कराने का, तो ये कितना सही है? नहीं, ये सही नहीं है जी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माँ के दूध में जो तत्व हैं, जो क्वांटिटी है फैट की होगी या अदर थिंग्स, वो उसी मात्रा में है जैसे बच्चे को चाहिए। ये कुदरत का नियम है। आप देखोगे कि इवन जो एनिमल्स के बच्चे हैं वो भी अपने माँ का दूध लेते हैं, तो ये एक कुदरत ने उसी तरह से बनाया हुआ है जिसमें कि उसको खुद ब खुद जो कुछ उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है जी। सो लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो कम होती रहती हैं, जैसे कि आयरन हो गया या बाकी चीज़ें हो गई हैं, या रिक्वायरमेंट भी बेबी का बढ़ना शुरू हो जाता है जी। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम वीनिंग फूड्स देते हैं जी। लेकिन कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जैसे अभी डॉक्टर आपने यहाँ पर बात कही कि इसका कि आयरन या जो कैल्शियम है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम एक मदर के तौर पर बात करें, जिस तरह कि वो बच्चे को जब फीड करा रही होती हैं, तो उन्हें उस समय अपनी डाइट में फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ चीज़ें क्या ऐसी हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें वो लेनी ही चाहिए? मदर को अपना नॉर्मल डाइट तो लेना ही है, प्लस जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, जिसको हम लैक्टेशनल मदर कहते हैं, तो उसको अपने पोषण का खास ध्यान रखना है कि उसमें वो सारा एक जो डाइट कंप्लीट होती है, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, वो उसके पास उसको खानी चाहिए, जिसमें कि सब कुछ होता है, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, ऑल ऑफ ये सारा कुछ होना चाहिए जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े महंगे फल ही खाने हैं, जो भी आपका मौसम का फल है वो खा सकते हो जी। प्लस ये भी हमारे प्रोग्राम के अंडर कहते हैं कि 6 months के लिए मदर को आयरन और कैल्शियम लेनी चाहिए जी। तो एंटीनेटल पीरियड मतलब डिलीवरी से पहले 6 months और डिलीवरी के बाद 6 months, तो पूरा 1 साल तक किसी भी मदर को हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में कैल्शियम और आयरन फ्री मिलता है जी। तो वो उनको ज़रूर लेना चाहिए जी। और कुछ ऐसा भी आपने कहा कि हाँ इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो कुछ इसमें ऐसा भी है, अगर हम आजकल के समय की बात करें तो बहुत तरह का खाना मार्केट में है, यानी कि कुछ जंक फूड की भी अगर हम बात करें और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय पे ख़ास तौर पे माँ को अवॉइड करनी चाहिए जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हैं? ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं होता एक्सेप्ट फॉर स्मोकिंग जी। स्मोकिंग यस अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो जंक फूड वो सभी लोगों के लिए ठीक नहीं है। इट्स नॉट ओनली मदर्स, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, पर उसको हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो ट्रांस फैट्स होते हैं दे आर नॉट द अप्रोप्रिएट फैट्स जो मदर को चाहिए। लेकिन मदर को अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये ज़रूरी है, खास तौर पे जो सीजनल चीज़ें रहती हैं, या फिर हम अवॉइड करने पे कहें तो मैदे या मैदे से बनी हुई चीज़ें शायद हम अवॉइड कर सकते हैं। जनरल है सभी के लिए। प्रोसेस्ड फूड्स जी, ऑलवेज प्रोसेस्ड फूड्स हमेशा ही होल फूड से कम फ़ायदेमंद होता है। सो जैसे आटा और मैदा आप रखोगे तो ऑब्वियसली आटा इज़ बेटर देन मैदा जी। तो डॉक्टर मंजू, जैसे कि हमने बात कही कि हाँ कि जो वर्किंग वुमेन भी हैं किस तरह से वो फीड करा सकती हैं, लेकिन कई बार बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि मदर या तो किसी वजह से नहीं फीड करा पा रही, या कुछ मिथ भी रहते हैं, वैसे तो बहुत कम देखने में आते हैं, तो उसके क्या नुकसान, मदर के खुद के लिए क्या नुकसान है अगर वो बच्चे को फीड नहीं करवाती तो?
आई थिंक कॉमनेस मिथ तो यही है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा जी। तो बट ये मदर को समझना होता है कि जो वेट गेन उसने किया होता है प्रेगनेंसी में विच इज़ अराउंड 10 to 12 kgs, तो उतना वेट गेन जो उसने किया होता है अगर वो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है 6 months में, इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ लूजिंग हर वेट ऑल्सो। जी। सेकेंडली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर लेडी को पीरियड्स नहीं आए हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, 6 months का टाइम हो, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कॉन्ट्रासेप्शन। ये एक मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग भी है, तो उसका जो नेक्स्ट कंसेप्शन है उससे भी वो बच सकती है। प्लस उसके बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो लेस चांसेस कि वो बीमार पड़ेगा। नहीं तो एक छोटा शिशु अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तो वो माँ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन्फेक्शंस उसको कम होंगे, डायरिया के चांसेस कम होते हैं, निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 to 20% कम होती हैं ये बीमारियां उन बच्चों में जिन्होंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया है, तो वो ऑब्वियसली मदर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यानी अगर हम ये बात कहें कि माँ गर्भ में या फिर उसके होने के 6 महीने में ये तय कर देती है कि बच्चा एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएगा या एक बीमार वाली, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। सही है जी। मैम यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएट की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर साल वर्ल्ड वीक इसमें मनाया जाता है, तो गवर्नमेंट क्या इसमें इनिशिएट ले रही है स्पेशली? इस वक्त गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड ये तो हमारा ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जी। तो लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि प्रमोट करते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिले। तो इसमें एक इनिशिएटिव है उनका विच इज़ कॉल्ड माँ। माँ मीन्स मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो उसमें सारा फोकस रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, जगह जगह लोगों को बताएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ओरिएंटेशन होती है, हमारी आईसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मतलब कहीं पे पोस्टर्स लगे हैं तो लेबर रूम के बाहर हमारे मैसेजेस होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या लाभ हैं जी। करेक्ट मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर कोई मदर दूध नहीं पिला पा रही है, उसमें अक्सर देखा गया है कि करेक्ट मेथड ऑफ अटैचमेंट नहीं होता है जिसके कारण वो बच्चा दूध नहीं पी पाता। तो ये सारी जानकारी देनी या ट्रेनिंग देनी, माँ को सिखाना, ये सारा जो माँ की स्कीम है इसमें हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं जी। सेकेंडली, ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी भी है। तो अभी गवर्नमेंट यही प्रमोट करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी जो है हर लेबर रूम के बाहर या हर सिजेरियन सेक्शन जो ओटीज़ हैं, जहाँ पर हमारे मैटरनिटी ओटीज़ हैं, उनके बाहर लगाया जाए ताकि लोगों को वहीं से पता चलना शुरू हो जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों और इम्पॉर्टेंट है जी, या फिर उसका सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या जी। डॉक्टर मंजू, इस टाइम अगर हम बात करें नई गाइडलाइंस को लेकर, चाहे वो कोविड की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस क्या हैं अभी आपके लिए? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू इवन इन कोविड सिचुएशन फॉलोइंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स। जी। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, अगर हम बात करें तो किस तरह के मामले यहाँ पर इस चीज़ को स्पेशली अगर हम कहें कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर देखने में आते हैं, या अगर हम आंकड़ों की बात कहें तो कितना इम्प्रूव किया है हमने इस तरह की स्कीम्स के चलने के बाद? हाँ, हमारी इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है बिकॉज ये हमारा एक फोकस्ड अप्रोच था। जी। तो अक्सर हम सुनते थे बातें कि ये मिथ्स हैं, जो मदर्स हैं दूध इस कारणवश नहीं पिलाते हैं या उनको पिलाने का तरीका नहीं आता है। तो जब हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की और मदर्स को जागरूक किया, जब हमारा हम बर्थ कंपेनियन का कंसेप्ट भी है कि जब कोई भी लेडी लेबर में जाती है तो उसके साथ कोई अटेंडेंट होता है, तो वो अटेंडेंट को भी हमें एक मौका मिलता है सिखाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि जब वो महिला अपने घर जाती है और बच्चे को फीड करती है तो उसके पास एक पर्सन होता है हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। जी। तो ये सारा जो फोकस्ड अप्रोच है, इसके कारण हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग के आंकड़े हैं वो काफ़ी हाई चले गए हैं। एंड शायद यही कारणवश है कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जी, वो अब हमारा 13 है। तो पहले हमारा 14 था, उसके पहले 17 था। तो धीरे धीरे आंकड़े कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स हैं जी वो रंग ला रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि हमारे आगे और हम इम्प्रूव कर सकें और हर बच्चे और माँ तक पहुँच सकें जी। लेकिन हमारा ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक लोग इसमें ना जुड़ें। बिल्कुल। जब तक ये लोग समझें कि हम ये जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े, उनके साथ कोई सवाल हो
तो हमारा हेल्थ स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये ऑलवेज अवेलेबल हैं। तो इनको किसी भी तरह का भ्रम हो या इनको कोई भी सवाल करना हो तो आई थिंक किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में पहुंच के अपने डाउट्स क्लियर करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, ये हमारे एक टर्शरी केयर सेंटर है। तो हमारे पास जैसे पीजीआई हो गया, 32 हो गया, यहाँ पर अक्सर वैसे लोग आते हैं जो मदर्स बहुत सिक होती हैं या बच्चे बहुत सिक होते हैं जी। तो हर एक केस में फिर हम ब्रेस्ट फीडिंग एट बर्थ इमीडिएटली नहीं करा सकते हैं। तो मे बी कि हमारे आंकड़े फिर भी हमारे 80 से ऊपर हैं, बट फिर भी जो हम 100% नहीं अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सिक मदर या बहुत सिक बच्चा हो तो ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जी। डॉक्टर मंजू, यहाँ पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम या अगर हम परिवार में भी कहें, वो तब तक सक्सेस नहीं होती जब तक कि हम खुद इनिशिएट ना लें। तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं अगर हम अभी बात करें कि अगर आपकी टीम के लिए अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल रहता है इन चीज़ों को कंप्लीट करना? सही, हमारे जो मेन वर्कर्स हैं, हमारी आंगन जो ANMs हैं जी। ये हमारी मेन वर्कर्स हैं, ANMs हैं, LHVs हैं, जो ये सारी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाती हैं, ये घर घर जाती हैं, लोगों को बताती हैं, जागरूक करती हैं। अभी कोविड के दौरान भी बहुत सर्वेज हुए हैं जहां ये घर घर जाके सबका हाल पूछती थी। तो ये एक हमारा लिंक है बिटवीन द डॉक्टर एंड द कम्युनिटी। तो इस लिंक को हमें वो मौका देना चाहिए कि वो हमारी हेल्प कर सके। तो अक्सर ये जब लड़कियां जाती हैं तो कई बार हम पाते हैं कि लोग उनको एंटरटेन नहीं करते या कहते हमें आपके साथ कुछ शेयर नहीं करना है जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आंकड़े भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड भले आप सर्विसेज कहीं भी लो, लेकिन जब ये आपके पास आते हैं आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में दे दें या आपको फैसिलिटेट कर दें। इवन आपने कहीं प्राइवेट में हेल्प लेनी है या गवर्नमेंट में भी आना है तो ये आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हैं। तो यानी उन्हीं के थ्रू ही पूरे आंकड़े और जो पूरी फीडबैक है या उन पर पूरा अगर देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है तो वो उनकी सहायता से ही डिपार्टमेंट करता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे डिपार्टमेंट की। जी। मैम, एक चीज़ और जैसा अभी आपने बात कही कोविड की, अभी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, न्यूबॉर्न बेबी भी बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, खासतौर पे मदर नहीं रही। तो उस तरह के केसेस में अगर अडॉप्शन के केसेस आते हैं, किसी और रीज़न से आते हैं, तो उस स्थिति में बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से बच्चे का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये जो अबैंडन्ड बच्चे हैं या जो ऑर्फन्ड बच्चे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट की बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं जी। एंड जिसमें कि सभी इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसा कोई भी बच्चा उनके नोटिस में आए तो वो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट को तुरंत बता दिया जाए जी। तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उस बच्चे का सारा कस्टडी लेके उससे जो भी उनके प्रोसेसेस होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन हमने अपनी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ शेयर की हुई है। तो उनके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग का वही नियम है जो हम बोल रहे हैं कि इफ़ नथिंग एल्स वर्क्स तो एनिमल मिल्क है, लेकिन वी आल्सो हैव ह्यूमन मिल्क बैंक्स जी। तो यहाँ पर आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 32 में GMCH में मिल्क बैंक है, तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ एनिमल मिल्क विच कैन बी यूज्ड जी। तो हम जाते जाते एक मैसेज और साथ में अगर किसी को कोई भी ज़रूरत हो तो कि हेल्पलाइन नंबर कुछ ऐसा है जहाँ पर फ़ोन करके कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा सके? जी, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो भी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। इनके वेबसाइट्स पे भी होते हैं नंबर्स, तो मल्टीपल नंबर्स हैं जी। तो उस पे कॉल करके उनको बता सकते हैं जी। एंड ऑल्सो अगर वो अपनी डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जाके बताएं तो वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर हो जाएगी जी। तो डॉक्टर मंजू, आप यहाँ पर आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बचपन से ही उनकी नींव मजबूत नहीं होगी तो वो देश का ध्यान कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर मंजू ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, उसी के ऊपर बच्चे का पूरा शारीरिक विकास निर्भर करता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जो ये जानकारी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इसमें पूरा सहयोग देंगे। जैसे डॉक्टर मंजू ने कहा कि कोई भी स्कीम तब तक सक्सेस नहीं होती जब तक कि आपका सहयोग ना हो। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।